हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है मेरा एंटी डायोटिक्स। इससे पहले हमने डायोटिक्स के बारे में ए टू जेड हर चीज़ मतलब पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब है एंटी डायोटिक्स। देखो, डायोटिक्स क्या था? डायोटिक्स था जिससे कि यूरिन का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा था, जिससे एडिमा कम हो रही थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स में क्या है, ये ऐसे ड्रग्स है जो कि यूरिन वॉल्यूम को कम करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स दैट रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स है उसकी वजह से वाटर की एलिमिनेशन जो है कम होगी। अब इसका प्राइमरी इंडिकेशन सबसे मतलब ज़्यादा जो है प्राइमरी इंडिकेशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस में, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक डिजीज कंडीशन है जिसमें कि यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट जितना होना चाहिए उससे डायबिटीज़ इंसिपिडस में मतलब फ्रीक्वेंटली इंक्रीज हो जाती है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटी डायोटिक्स का ड्रग लेते हैं, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन। इसके एंटी डायोटिक्स के कुछ क्लासिफिकेशन है, जिसमें एंटी डायोटिक्स हार्मोन में पहला आपको वैसोप्रेसिन, देन वैसोप्रेसिन एनालॉग मतलब कि वैसोप्रेसिन के तरह ही काम करने वाला, ठीक है। जिसमें कि आपको डेस्मोप्रेसिन एंड टर्लीप्रेसिन आएंगे। देन है थायजाइड डायोटिक्स, जिसमें क्लोरथायजाइड आएंगे। देन अदर ड्रग्स में इंडोमेथासिन, ठीक है। तो ये आपका हुआ एंटी डायोटिक्स के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो एडीएच है, एंटी डायोटिक हार्मोन, ये सिंथेसिस कैसे होती है और सेक्रेट कहाँ से होती है, ठीक है। तो जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायोटिक हार्मोन, इसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एडीएच है वो वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करती है, इसलिए उसे हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ओके। एडीएच हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होती है सुप्रा ऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस की सुप्रा ऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में एडीएच हार्मोन सिंथेसिस होती है, ओके। देन वो एडीएच हार्मोन सिंथेसिस हो गई, देन उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भी स्टिमुलस आएगा, कोई भी स्टिमुलस आया, जैसे कि ओस्मो रिसेप्टर्स रेगुलेट अगर हुए, तो क्या होगा कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे जो एडीएच हार्मोन जो है जहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हुआ था, ठीक है। तो अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन सेक्रेट होगा, ठीक है। अब कब सेक्रेट होगा? जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी राइज होगी या फिर ब्लड प्रेशर जो है फॉल करेगा, ओके। जो एडीएच हार्मोन है वो सिंथेसाइज हो रहा है हाइपोथैलेमस में और जाकर स्टोर हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। देन जैसे ही अगर स्टिमुलस मिलेगा इसे, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन सेक्रेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो इसके एडीएच हार्मोन की जो सेक्रेशन है, ये रेगुलेट करती है ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं एडीएच की रिलीज को, ठीक है। अब हमारे जो ह्यूमंस में जो एडीएच होता है ना, वो 8 आर्जिनाइन वैसोप्रेसिन होता है। द ह्यूमन एडीएच इज 8 आर्जिनाइन वैसोप्रेसिन, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो एडीएच की सेक्रेशंस है ये ओस्मो रिसेप्टर्स जो है रेगुलेट कर रही है। अब हम लोग देखते हैं कि ये ओस्मो रिसेप्टर्स है क्या, ओके। देखो, जो ओस्मो रिसेप्टर्स है वो एक सेंसरी रिसेप्टर्स है, ठीक है। ओस्मो रिसेप्टर्स आर सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स में। जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो सेंसरी रिसेप्टर्स है जो कि प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स में, ओके। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई भी चेंज होती है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई भी चेंज होती है तो हमारी बॉडी जो है उसे डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। देन वो रिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। देन उसके बाद जो फ्लूइड बैलेंस जो है वो मेंटेन होगा। जैसे देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर कब चेंज होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर जब चेंज हो रही है इसका मतलब फ्लूइड बैलेंस में कुछ एलिवेशन आ रही है, ठीक है। तो फ्लूइड बैलेंस में जैसे कुछ चेंजेस आ रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए एडीएच जो है एंटी डायोटिक हार्मोन ये रिलीज होगी ताकि रेगुलेट हो सके, ठीक है। The change in osmotic pressure in our body is detected by these receptors and the fluid balance is maintained by regulating the rate of ADH release. Okay.
अब देखो, जो व्हेन द ब्लड प्लाज्मा इज मोर डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड द ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट रेस्पेक्टिवली। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है वो अगर डाइल्यूटेड होगा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा अगर डाइल्यूटेड होगा तो हमारा ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है वो एक्सपेंड करेगी, और वही जब ब्लड प्लाज्मा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी तो हमारा जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसमें जो भी चेंजेस आ रही है जिसकी वजह से ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सिग्नल्स है वो हमारे हाइपोथैलेमस में जाएंगे, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस से एंटी डायोटिक हार्मोन की सेक्रेशंस जो है वो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देन उसके बाद जो फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो मेनली जो है ऑस्मोरिसेप्टर्स एक सेंसरी रिसेप्टर्स है। जैसे हमारे बॉडी में कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आती है तो एडीएच जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाती है। देन सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस में जाएगा, देन हाइपोथैलेमस जो है वो एडीएच की रेगुलेशन को मेंटेन कर लेगा, देन नॉर्मल ब्लड कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि वैसोप्रेशन रिसेप्टर्स। अब देखो, जो एंटीडायोटिक ड्रग्स है वो काम करेगी, ठीक है। अब उसे काम करने के लिए कहीं ना कहीं रिसेप्टर से बाइंड करना होगा, तो जिस रिसेप्टर से वो बाइंड करती है उससे हम लोग वैसोप्रेशन रिसेप्टर बोलते हैं। अब हमारे बॉडी में दो टाइप के वैसोप्रेशन रिसेप्टर्स हैं। फर्स्ट इज द V1 रिसेप्टर, सेकेंड वन इज द V2 रिसेप्टर। अब जो V1 रिसेप्टर्स है उसके भी दो सब टाइप हैं, V1A एंड V2B, सॉरी V1A एंड V1B। अब जो V1 रिसेप्टर्स है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो ये देखो, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, यूटेराइन मसल्स, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट सेल्स, पिट्यूटरी, ब्रेन, प्लेटलेट्स एंड लीवर, इन सारी जगहों पे V1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ओके, नाउ V2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, तो कलेक्टिंग डक्ट सेल्स, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले, इन जगहों पे V2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ओके, अब हम लोग देखो, एंटीडायोटिक्स था, ठीक है, इसमें हमने अभी अभी वैसोप्रेशन रिसेप्टर्स पढ़ा, कहाँ कहाँ लोकेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि तो जो ये V1 रिसेप्टर्स है और V2 रिसेप्टर्स थे, ठीक है, तो जो V1 रिसेप्टर्स है वो मेनली जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, जो ब्लड वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट कराते हैं। ओके, और जो V2 रिसेप्टर्स है उस पर अगर एंटीडायोटिक्स बाइंड करते हैं तो वाटर रिटेंशन करते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देती है। कौन, एंटीडायोटिक्स हार्मोन जब V2 से बाइंड होगा। जब एंटीडायोटिक्स जो ड्रग हैं वो V1 से अगर बाइंड होते हैं तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, अब V2 से अगर बाइंड होते हैं तो वाटर रिटेंशन जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में इंक्रीज कर देंगे, सॉरी, वाटर रिटेंशन जो है कम कर देंगे। ओके, मतलब वाटर परमेबिलिटी इंक्रीज करके। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो एंटीडायोटिक्स हार्मोन है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो देखो, जो एडीएच हार्मोन था, ठीक है, एंटीडायोटिक हार्मोन जिसे हम लोग वैसोप्रेशन भी बोलते हैं, ये एडीएच जो है V1 रिसेप्टर से बाइंड करेगी। ओके, देन V1 रिसेप्टर्स का मेनली काम क्या था, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो V1 रिसेप्टर से बाइंड करके वासा रेक्टा को कंस्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है, V1 रिसेप्टर से बाइंड करके वासा रेक्टा को कंस्ट्रिक्ट करेगी। देन वासा रेक्टा जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड फ्लो जो है इनर मेडुला में ब्लड फ्लो डिमिनिश्ड हो जाएगी। देन यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन प्रिवेंट हो रहा है, इसका मतलब यूरिन आउटपुट कम होगी। तो देखो, एडीएच जो है एक्शन करेगा V1 रिसेप्टर्स पे, देन कंस्ट्रिक्ट वासा रेक्टा, देन डिमिनिश ब्लड फ्लो टू इनर मेडुला, देन प्रिवेंट यूरिन फॉर्मेशन। ओके, एक और हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि देखो, जो एडीएच है वो V1 रिसेप्टर से बाइंड होता है, देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, देन इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ऑस्मो रिसेप्टर्स का काम क्या था, वो मतलब कि अपने आप को एक्टिवेट करते थे जब कोई भी ब्लड में वो प्रेशर में कुछ भी कमी होती थी, तो एडीएच उसको फुलफिल करेगा। एडीएच जो V1 रिसेप्टर से बाइंड करके कंस्ट्रिक्शन करेगा ब्लड वेसल्स का, देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगी। ओके, एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, जो एडीएच है एंटीडायोटिक हार्मोन, वो कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करेगी। ओके, एडीएच एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट सेल्स, जिसकी वजह से वाटर परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन ल्यूमेन वाटर डिफ्यूजेज टू इंटरस्टिशियम, ल्यूमेन वाटर जो है इंटरस्टिशियम पे डिफ्यूज़ होगी। देन क्या होगा कि हमने एडीएच लिया है तो V2 रिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, V2 रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होगा तो वो एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा ताकि CAMP की सिंथेसिस हो सके,
ओके। V2 receptors stimulate adenyl cyclase to increase camp synthesis. देन कैंप सिंथेसिस जब होगा तो उसके वजह से क्या होगा कि रिजल्ट इन फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, एक स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होगी। ओके। देन उसके वजह से एक्वस चैनल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी जो एक्वस चैनल है इसका मेन रोल होता है कि जो वाटर है उसे ब्लड की तरफ मूव कर दे ताकि यूरिन की आउटपुट जो है कम हो सके। ओके। तो जो एडीएच देखो, जो एडीएच है वो मेनली V2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, देन वाटर की परमिबिलिटी इंक्रीज करेगा कलेक्टिंग डक्ट में। ओके। देन एक्वस चैनल जो है एक्टिवेट होंगी, जिसकी वजह से एक्वस चैनल का मेनली रोल होता है कि वाटर जो है वो ब्लड की तरफ मूव करे, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो। ओके। तो यहाँ पे देख लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लेती हूँ कि ADH एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट सेल, जिसकी वजह से इंक्रीज वाटर परमिबिलिटी, देन लीमेन वाटर डिफ्यूजेज टू इंटरस्टिशियम, देन V2 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट एडिनाइल साइक्लेज टू इंक्रीज कैंप सिंथेसिस, then result in phosphorylation of specific protein, then increase aqueous channel. Okay. अब हम लोग देखते हैं कि जो एंटीडायोटिक हार्मोन है उससे हम जो एंटीडायोटिक ड्रग्स हैं उससे हम लोग कब कब ले सकते हैं, इंडिकेशन क्या है। तो देखो क्या कब ले सकते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जिसमें कि यूरिन आउटपुट जो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमें यूरिन आउटपुट कम करना है तो एंटीडायोटिक्स लेंगे। ओके। देन नॉक्टुरल इन्यूरेसिस है, इसमें क्या होता है कि बेड टाइम कंट्रोल जो है नहीं होता है, तो रात के टाइम पे यूरिन वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा तो बेड वेट हो जाएगी। तो हम लोग जो है रात के टाइम पे जो बेड वेट है उसे प्रिवेंट करने के लिए एंटीडायोटिक्स ले सकते हैं। ओके। देन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के केस में क्या होता है कि ब्लड क्लोट नहीं होती है, तो हमने अभी अभी देखा कि V1 रिसेप्टर्स का मेनली काम क्या है, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। तो अगर हीमोफीलिया के कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम लोग वैसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी, ब्लीडिंग कम हो गई तो हम लोग यही तो चाहते थे। ओके। नाउ ब्लीडिंग इसोफिजल वेरिसेस, अगर हमारे इसोफिगस में ब्लीडिंग हो रही है तब हम लोग एंटीडायोटिक्स ले सकते हैं ताकि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो और मतलब कि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। ओके। तो ये इंडिकेशन है, डायबिटीज इंसिपिडस, नॉक्टुरल इन्यूरेसिस, हीमोफीलिया, ब्लीडिंग इसोफिजल वेरिसेस। ओके। अब हम लोग देखते हैं एडवर्स इफेक्ट, मतलब जो एंटीडायोटिक्स लेने की वजह से एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ओके। तो देखो पहला क्या है, नेजल कंजेशन। अभी अभी हमने देखा कि एंटीडायोटिक्स मेनली क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो अगर हमारे नाक में देखा जाए तो अगर नाक में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो नेजल कंजेशन रिजल्ट होगी। ओके। देन इपिस्टेसिस कर सकता है। इपिस्टेसिस क्या है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन नोज। ओके। देन हेडेक, नोजिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये इसके साइड इफेक्ट है और एडवर्स इफेक्ट है किसके, एंटीडायोटिक्स ड्रग्स के। तो यहाँ पे हम लोग एंटीडायोटिक्स ड्रग को ख़त्म करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। आई होप आपको एंटीडायोटिक्स ड्रग के बारे में समझ में आया हो। ओके। थैंक यू।